हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग साइकोलॉजी का चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा चैप्टर है मेंटल हाइजीन, जिसका हिंदी में अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। तो चलिए इस चैप्टर में जो है मेंटल हेल्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये चैप्टर जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब सबसे पहले अगर ये चैप्टर है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, तो हम ये जान लेते हैं कि स्वास्थ्य होता क्या है, हेल्थ होता क्या है। तो हेल्थ का डेफिनेशन जो हम लोग जानते आ रहे हैं वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली सभी रूप से अगर कोई व्यक्ति जो है स्वस्थ है, तभी उस व्यक्ति को क्या माना जाएगा, हेल्दी माना जाएगा। ठीक है, तो चूंकि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसीलिए इस चैप्टर में जो है मेंटल हेल्थ के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि अगर कोई इंसान मेंटली रूप से अनहेल्दी है तो उस इंसान को जो है हेल्दी नहीं मान सकते हैं। ठीक, तो अगर किसी इंसान को पूरी तरीके से हेल्दी होने के लिए उसको मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना, मेंटली हेल्दी होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल का जो इंसान का लाइफ स्टाइल हो गया है, इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी हो गई है, हर तरफ कंपटीशन है। कंपटीशन का मतलब एग्जाम वाला नहीं, इसके अलावा भी जो लाइफ में हमारे चारों ओर देखने को मिलता है, घर में है, जॉब में है, बिजनेस में है, स्कूल में है, हर जगह जो भी कंपटीशन है, हर तरफ प्रतिस्पर्धा चल रहा है। लोग का जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा भाग दौड़ से भरा हुआ है, वो बहुत ज्यादा बिजी रूटीन मेंटेन कर रहे हैं, लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी रह रहे हैं, अनसेटिस्फाइड लाइफ जी रहे हैं। हर इंसान बस जिए चला जा रहा है, वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है, बस जिए चला जा रहा है, भागे चला जा रहा है, दौड़े चला जा रहा है। इस तरीके की जो चीजें हैं, आज जो इंसान का कंडीशन ऐसा हो गया है, इन सब से क्या होता है कि इंसान के मेंटल हेल्थ पे जो होता है ना, इंसान का इफेक्ट पड़ता है। जिसके कारण आप देखोगे कि आजकल के टाइम में जो है मतलब सुसाइड का अटेम्प्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इसके अलावा मेंटल इलनेस में भी जो होता है वो थोड़ा वृद्धि देखने को मिलती है। इसके बाद क्या है कि व्यक्ति जो है वो एडिक्टेड हो रहा है, ड्रग्स का, अल्कोहल का, स्मोकिंग का, उन सब का उसको लत लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान जो है आज जिस तरीके की लाइफ स्टाइल वो जी रहा है, ठीक है, लाइफ स्टाइल वो जी रहा है, उस तरीके से क्या हो रहा है कि उसके मेंटल हेल्थ पे जो है इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसके कारण वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। इसके अलावा मेंटल इलनेस देखने को मिल रहा है, वो एडिक्टेड हो रहा है स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स का। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है मेंटल हाइजीन, ये चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, ये चैप्टर जो है हमें मेंटल हेल्थ के बारे में बताता है कि मेंटल हेल्थ क्या है। उसके बाद मेंटल हेल्थ जो है वो किस तरीके से हम बनाए रख सकते हैं, मेंटली हेल्थी पर्सन के क्या क्या गुण होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा इसके साथ साथ इसी चैप्टर में जो है मेंटल इलनेस, उसका ट्रीटमेंट, उसका प्रिवेंशन, उसका डायग्नोसिस, इन सभी चीजों पर भी जो है चर्चा की गई है। तो इस चैप्टर में जो है टोटल मिलाकर मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस के बारे में जो है हम कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम पढ़ते हैं आगे, और अगला हमारा टॉपिक आता है इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का इम्पोर्टेंट क्या है, इसका क्या महत्व है। अगर हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो इसका क्या इम्पोर्टेंट है। अगर इस चैप्टर में हम मेंटल हेल्थ या मेंटल इलनेस के बारे में ही जानकारी प्राप्त करते हैं तो इससे हमें क्या फायदा, इसका क्या इम्पोर्टेंट है, इसका क्या महत्व है। चलिए हम एक एक करके इसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंट है प्रिवेंटिव इम्पोर्टेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को इस बारे में जानकारी हो कि मेंटल इलनेस क्या होता है, वो किन कारणों से होता है, उनके रिस्क फैक्टर क्या है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, अपने मेंटल हेल्थ को क्या करेगा, बचाने की कोशिश करेगा, उसको इलनेस में कन्वर्ट होने से प्रिवेंट करेगा। मान लीजिए अभी हमने जाना कि किन किन कारणों से जो है मेंटल हेल्थ वो खराब होने का जो है खतरा बढ़ता है। जैसे कि मान लीजिए गरीबी है, बेरोजगारी है, अनसेटिस्फाइड लाइफ स्टाइल है, बहुत ज्यादा बिजी लाइफ स्टाइल है। ठीक है, तो इन सभी कारणों से क्या होगा, अगर कोई इंसान या फिर अल्कोहल या स्मोकिंग का एडिक्टेड है, तो इन सभी जो कारण या रिस्क फैक्टर है ये क्या करते हैं, हमारे मेंटल इलनेस को जन्म देते हैं, मेंटल इलनेस काउज करते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को इस बारे में पता हो कि जो गरीबी, बेरोजगारी, इतना कंपटीशन वाला जो हम जिंदगी जी रहे हैं, अनसेटिस्फाइड लाइफ स्टाइल है, वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं एक टाइम पे जाके हमको क्या करेगा, मतलब रोज जो जिंदगी में इतना ज्यादा भाग दौड़ हो रहा है, स्ट्रेस है, एंजाइटी के साथ जो हम इतना वर्क का प्रेशर लेके आगे बढ़ रहे हैं जिंदगी में, वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं हमारे मेंटल हेल्थ को क्या करेगा, उस पर बुरा इम्पैक्ट डालेगा। तो अगर किसी व्यक्ति को इस बारे में पता है तो वो क्या करेगा, अपने मेंटल
हेल्थ वो इलनेस में कन्वर्ट होने से प्रिवेंट करेगा, उसका वो बचाव करेगा, क्योंकि उनको कारण और रिस्क फैक्टर पता है। ठीक, तो पहला इसका इंपॉर्टेंट हो गया प्रिवेंटिव इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब यही है कि अगर व्यक्ति को इस बारे में जानकारी हो तो वो क्या करेगा, मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा, उससे वो बचाव करने की कोशिश करेगा। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट है क्यूरेटिव इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेंटल इलनेस को जो है आज इसको माना जा रहा है कि मानसिक रोग जैसा भी कोई चीज होता है, लेकिन बहुत पहले के टाइम पे जो है इसे बीमारी माना ही नहीं जाता। ठीक है, इसे माना जाता था कि अगर कोई इंसान है वो इस तरीके की हरकत कर रहा है, इस तरीके के साइन सिम्टम शो हो रहा है, जो आज के डेट पे एक मेंटली इल पेशेंट साइन सिम्टम शो करते हैं, तो उन्हें उस वक्त माना जाता था कि इस इंसान को पता नहीं कोई भूत प्रेत जो होगा उसके श्राप के वजह से, या फिर इसने कोई बुरे कर्म किए होंगे, या कोई देवी देवता इससे नाराज हो गए हैं, इन कारणों से क्या हो रहा है, इसके साथ ये सारी घटनाएं घटित हो रही है। लोग पहले तो इसे बीमारी ही नहीं मानते थे, इसे देवी देवता का श्राप या लोगों का जो बुरा कर्म है उसकी वजह से इन सारी घटनाओं का होना वो मानते थे। लेकिन धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ा तो फिर लोग इसको जो है इस चीज को देखने के प्रति एक साइंटिफिक नजरिया आया। ठीक, साइंटिफिक नजरिया आया तो क्या हुआ, लोगों ने इसे क्या किया कि पहले तो इसको बीमारी मान नहीं रहे थे, देवी देवता भूत प्रेत ये सब मान रहे थे, लेकिन जब धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और एक साइंटिफिक व्यू क्रिएट हुआ तो लोगों ने इन्हें एक इलनेस मानना शुरू किया। नहीं, उन्होंने माना कि जिस तरीके से फिजिकली रूप से इंसान बीमार होता है उसी तरीके से मेंटली रूप से भी जो इंसान है वो बीमार हो सकता है। लेकिन फिर भी लोगों का ये पर्सपेक्टिव था इस चीज को लेके, मेंटल हेल्थ को लेके, कि मेंटल हेल्थ जो है अगर किसी इंसान का एक बार खराब हो गया, अगर उसे कोई मानसिक बीमारी लग गई तो वो जो है वो ठीक नहीं हो सकती है, मतलब वो क्योर नहीं हो सकती है। ठीक है, लोग ऐसा बिलीव करते थे। लेकिन अगर आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, आपको इस बारे में जानकारी होगा, तो इसका दूसरा इंपॉर्टेंट ये निकल के आता है कि आप इस बारे में जान पाओगे कि ये जो बीमारी है मेंटल इलनेस है वो पूरी तरीके से क्या है, क्यूरेटिव है, मतलब इसका कंप्लीट तरीके से क्योर पॉसिबल है। ठीक, इसमें जो है जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वो ईसीटी टेक्निक, साइकोट्रोपिक ड्रग और साइकोथेरेपी, इन सभी के द्वारा जो है एक मेंटली इल पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, वो क्यूरेबल है। तो अगर आप इसको नहीं पढ़ते, इस बारे में नहीं जानते, तो शायद हम लोग का भी बिलीव यही रहता कि जो मेंटल इलनेस है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो इसका दूसरा इंपॉर्टेंट यही निकल के आएगा कि आप इस बात को समझोगे कि नहीं, अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है तो भी वो क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है, उसका क्यूरेशन जो है वो पॉसिबल है। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट। तीसरा आता है प्रिजर्वेटिव इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रिजर्वेटिव इंपॉर्टेंट में ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए आपको मेंटल इलनेस के बारे में पता है, उनके कारण के बारे में पता है, तो आप अपना तो मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने का कोशिश करोगे ही करोगे, लेकिन साथ साथ आपके आसपास जो भी लोग हैं, आपके फ्रेंड है, फैमिली है, रिलेटिव्स है, जो भी लोग हैं आपके आसपास जिनके बीच आप हैं, उन सब की जो मेंटल हेल्थ को है उनको क्या करने की कोशिश करोगे, प्रिजर्व करने की कोशिश करोगे, उनके मेंटल हेल्थ का संरक्षण करने की कोशिश करोगे, उसे बचाने की कोशिश करोगे। खुद के साथ साथ अदर लोगों का भी हम क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, उसके मेंटल हेल्थ को बचाने की कोशिश करेंगे, उसको मेंटली हेल्दी रहने में हम उसको हेल्प करेंगे। चौथा इंपॉर्टेंट क्या है, मॉरल इंपॉर्टेंट। मॉरल इंपॉर्टेंट ये कहना चाह रहा है कि अगर जो है कोई व्यक्ति मेंटली रूप से जो है हेल्दी होता है तो उसमें देखा जाता है कि उसमें मॉरल वैल्यू का भी जो विकास होता है ना, जो डेवलपमेंट होता है वो अच्छे तरीके से होता है। ये मॉरल वैल्यू क्या, मॉरल वैल्यू का मतलब वही नैतिक शिक्षा जिसको कहते हैं, मॉरल वैल्यू जो है नैतिक ज्ञान, जैसे कि ये करना अच्छा है, हमें ये करना चाहिए, ये करना अच्छा है, ये करना बुरा है, इस तरीके की जो बातें होती है वो किसमें आती है, हमारे मॉरल वैल्यूज में आती है। तो अगर कोई व्यक्ति जो है मेंटली रूप से हेल्दी होता है तो उनमें जो होता है मॉरल वैल्यू का भी डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होता है। ठीक, तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा, ठीक, इस चैप्टर को पढ़ के आपने अपने मेंटल इलनेस को से अपने आप को बचाया, ठीक, अपने मेंटल हेल्थ को जो है प्रिजर्व किया, तो इन सभी कारणों से क्या होगा कि आप में जो मॉरल डेवलपमेंट है, मॉरल वैल्यू का विकास है, वो भी क्या होगा, अच्छे तरीके से होगा। यही एक इंसान जो है मेंटली रूप से इल है तो उसमें मॉरल वैल्यू जो होता है उतने अच्छे तरीके से विकसित नहीं हो पाएगा, उनका डेवलपमेंट वहां पे नहीं हो पाएगा। तो इसका चौथा इंपॉर्टेंट क्या था, मॉरल इंपॉर्टेंट। पांचवा क्या है, इमोशनल स्टेबिलिटी। एक मेंटली
रूप से अगर कोई इंसान है जिन्होंने इस बारे में जानकारी प्राप्त की है, उन्हें मेंटल इलनेस और अदर चीजों के बारे में जो इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, अगर वो पढ़ता है तो उनमें क्या आती है, एक इमोशनल स्टेबिलिटी हमको देखने को मिलती है। जैसे हमारा इमोशन क्या है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते रहता है। जैसे कि छोटा सा कुछ अच्छा इवेंट हो गया हमारी लाइफ में तो लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए, एकदम खुशी से पागल हो गए, ठीक है। अब कोई छोटा सा जो है दुखी इवेंट हो गया, सैडनेस वाला इवेंट हो गया, तो है छोटा मोटा ही, लेकिन उसमें क्या है, अब इंसान डिप्रेशन में जा रहा है, बहुत ज्यादा उसके लिए परेशान है। तो इस तरीके को हम क्या बोलेंगे, अगर कोई इंसान इस तरीके का बिहेवियर या इमोशन में इम्बैलेंसिंग शो कर रहा है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि उस इंसान में क्या है, इमोशनल स्टेबिलिटी है। तो लेकिन जब आप इस चैप्टर के बारे में जानते हो, आप मेंटल हेल्थ के बारे में जानते हैं, तो इससे एक और इम्पोर्टेंट सामने निकल के आता है, वो क्या है, इमोशनल स्टेबिलिटी। आपके इमोशन जो आप शो कर रहे हो उसमें क्या आता है, एक स्टेबिलिटी आता है, उसमें क्या आता है, स्थिरता आता है। आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग इमोशन शो करते हो, ठीक है, जिसके कारण आपके पर्सनैलिटी का भी डेवलपमेंट जो होता है वो अच्छे तरीके से होता है। ये था इसका 5वां इम्पोर्टेंट। छठा है सोशल डेवलपमेंट। अब ये जो चैप्टर है, इसी चैप्टर का इम्पोर्टेंट है ये सारा। तो अब सोशल डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है, देखिए, एक समाज है, एक सोसाइटी है जिसमें जो लोग रह रहे हैं, अगर वो मेंटली रूप से हेल्दी है, ठीक, तो उस जो सोसाइटी होगी, वो जो समाज होगा, उसमें जो भी वो नियम कानून बनाएंगे या जो भी वो करेंगे सोसाइटी के लिए, वो बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल होगा, जो सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। वहीं पे अगर एक सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं, वो मैक्सिमम लोग जो है मेंटली रूप से अगर अनहेल्दी हैं, तो उन सोसाइटी का जो है डेवलपमेंट कर पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन वहीं पे अगर मेंटली रूप से हेल्दी पर्सन वहां पे रह रहे हैं तो सोसाइटी का डेवलपमेंट क्या होगा, अच्छे तरीके से होगा, ठीक। देखिए, एडजस्ट करना, ठीक। अब कोई इंसान जो है, इनके बारे में उसे पता है, तो उसमें क्या जाता है, एक कैपेसिटी डेवलप हो जाती है, वो है एडजस्टमेंट की। देखिए, जब इंसान के लाइफ में अपोजिट सिचुएशन आता है, इसको बोलते हैं ना, विपरीत परिस्थिति आ गई है, बिल्कुल प्रतिकूल, ठीक है, तो वो इंसान क्या करता है, उस अपोजिट सिचुएशन में भी क्या करता है, एडजस्ट करने की कोशिश करता है। जैसे हमारे ही लाइफ में या किसी के भी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आता है जो उसके सिचुएशन से, उसके कंडीशन से बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक। तो वहीं पे जो इंसान होता है वो उसके साथ क्या करता है, एडजस्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन कोई भी इंसान अपने अपोजिट सिचुएशन में किस तरीके से एडजस्ट करेगा, कितना एडजस्ट करेगा, उसके साथ वो कितना तालमेल बैठा के चल पाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ उसके मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करता है, ठीक। अगर कोई इंसान मेंटली रूप से हेल्दी होगा तो वो अपोजिट सिचुएशन में भी एडजस्ट करते हुए, तालमेल बैठाते हुए उसके साथ वो आगे बढ़ता चला जाएगा, वो फिर अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएगा। वही एक जो मेंटली अनहेल्दी पर्सन है, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है, वो क्या करेगा, वो इस जो अपोजिट सिचुएशन जो उसके लाइफ में आई है उसके साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो ये इसका 7वां इम्पोर्टेंट था कि इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने से, इस चैप्टर के बारे में पढ़ने से हम क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ में आए अपोजिट सिचुएशन के साथ भी तालमेल बैठा के चल सकते हैं, एडजस्ट करने में ये हमें हेल्प करता है। अब आता है 8वां, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। देखिए, अगर किसी इंसान को इस बारे में, पूरा चैप्टर के बारे में पता है, उसे थोड़ी बहुत भी जानकारी है, तो उसे सारी चीजें पता है, मैक्सिमम चीजें उसे पता हो गई। एक तो सोशल डेवलपमेंट होगा, उसमें इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। इसके अलावा उसका मेंटल हेल्थ जो है वो भी प्रिजर्व रहेगा, सोसाइटी का भी मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व करके रखेगा, सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, अपोजिट सिचुएशन में एडजस्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो इन सारी चीजों के साथ साथ क्या होगा, इंसान का जो पर्सनैलिटी है उसमें भी डेवलपमेंट क्या होगा, बेहतर तरीके से होगा, उनकी पर्सनैलिटी में भी क्या आएगा, निखार आएगा। और इन चीजों को वो कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो उसका अपना खुद का भी इंटरनली ग्रोथ हो रहा है, उसका मेंटल हेल्थ भी अच्छे तरीके से प्रिजर्व है। इसके अलावा समाज के लिए भी वो अच्छा है, या अपने फैमिली फ्रेंड जिनके भी आसपास वो इंसान रह रहा है उन सब के लिए वो अच्छा है। तो इन सारी चीजों के बाद क्या होता है, आखिरी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। अगर इतनी सारी चीजें अच्छी हो रही है तो इंसान का पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट क्या होगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा, उसका विकास क्या होगा, बेहतर तरीके से होगा। इंपॉर्टेंट ऑफ मेंटल हेल्थ, इस चैप्टर को पढ़ने का इतना सारा क्या था, इम्पोर्टेंट था। तो चलिए, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। तो वो क्या क्या चीजें हैं जो एक मेंटली रूप से हेल्दी इंसान में प्रेजेंट होती है, उसको हम एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। एडजस्टेबिलिटी, ठीक, एडजस्ट करना, तालमेल बैठाना, सिंपल वर्ड में कहते हैं, ठीक।
तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहला जो फीचर है एक मेंटली हेल्दी पर्सन का, एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का, तो वो क्या है? समायोजनशीलता, एडजस्टेबिलिटी। ठीक, तो ये क्या होता है? एक व्यक्ति जो मेंटली रूप से हेल्दी होता है, जो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, वो अपने लाइफ में आने वाले अपोजिट सिचुएशन में भी क्या करता है? एडजस्ट करने की कोशिश करता है, उस अपोजिट सिचुएशन में भी तालमेल बैठाकर चलने की कोशिश करता है। हमारे लाइफ में जो भी अपोजिट सिचुएशन आ रहा है, जो भी अपोजिट इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, वो हमें रोकने के लिए नहीं है। ठीक, वो हमें रोकने के लिए नहीं आ रहा है, वो हमें डराने के लिए नहीं आ रहा है। अपोजिट सिचुएशन जो है, जो हमारी लाइफ में आ रहा है, वो इसलिए नहीं है कि हम क्या हो जाए? फेल हो जाए, रुक जाए, हार जाए और यहीं पे जो है स्टक हो जाए, रुक जाए अपनी जिंदगी में। बल्कि एक मेंटली हेल्दी पर्सन जो है, उसे इस बारे में पता होता है कि ये जो अपोजिट सिचुएशन आया है, ये हमें तोड़ने के लिए या फिर हमें डराने के लिए नहीं आया, बल्कि ये हमारे पेशेंस, हमारे इंटेलिजेंस, हमारी एबिलिटी, हमारी कैपेसिटी का परीक्षा लेने के लिए आता है। हम लोग घर में भी सुने होंगे, आसपास कभी टीचर्स ऐसा बोलते हैं कि कभी भी लाइफ में अपोजिट सिचुएशन आए, विपरीत परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो कभी भी उससे घबराए नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो सिचुएशन है वो आपको डराने या फिर आपको कमजोर बनाने के लिए नहीं आया है, बल्कि वो जो है आपका पेशेंस का, आपके अंदर कितना धैर्य है, आपके अंदर कितना सामर्थ्य है, कितनी एबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है, आपका जो है कितनी अच्छी इंटेलिजेंसी है, इन सारी चीजों का जो है वो एग्जाम लेने आया है, इन सारी चीजों की वो परीक्षा लेने के लिए आया है। ठीक, तो अपोजिट सिचुएशन जो होता है, इंसान, ऐसा बोला भी जाता है कि अपोजिट सिचुएशन जो है वो इंसान को बनाता है। क्योंकि फेवरेबल सिचुएशन जो है, मान लीजिए आपको कुछ पाना है, ठीक है, रास्ते में कोई रुकावट आए ही ना, फेवरेबल बिल्कुल सिचुएशन है, आप जाते गए जाते गए जाते गए, लेकिन जो आपको चाहिए उसके लिए आपको, जो आप हो उससे बेहतर आपको बनना पड़ेगा। एक मेंटली रूप से हेल्दी पर्सन जो होता है, उसे इस बारे में पता होता है ये जो हमारे लाइफ में अपोजिट सिचुएशन आया है ना, ये हमारी काबिलियत का परीक्षा लेने के लिए आया है, ये हमें और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए आया है। एक मेंटली रूप से हेल्दी पर्सन को ये सारी बातें पता होती है, जिसके कारण वो अपोजिट से अपोजिट सिचुएशन में भी जो भी उसको रिस्पॉन्स देना होता है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो सुटेबल रिस्पॉन्स है वो देते हुए, उस सिचुएशन के साथ, उस एनवायरनमेंट के साथ तालमेल बैठाते हुए, एडजस्ट करते हुए वो अपने लाइफ में आगे बढ़ जाता है। ठीक, तो पहला और क्या था? एक मेंटली हेल्दी पर्सन का गुण क्या था? समायोजनशीलता, एडजस्टेबिलिटी। वो अपोजिट सिचुएशन में भी क्या करेगा? एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। जब उन्हें ये क्लियर रहता है तो इससे वो घबराता भी नहीं है, परेशान भी नहीं होता है, बल्कि उसके साथ एडजस्ट करते हुए वो अपनी जिंदगी में क्या हो जाता है? आगे बढ़ता चला जाता है। तो पहला मेंटली हेल्दी पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा है सेल्फ इवोल्यूशन। मेंटली रूप से जो हेल्दी पर्सन होता है उसमें सेल्फ इवोल्यूशन, कहने का मतलब ये है कि आत्म मूल्यांकन की क्षमता पाई जाती है। मतलब ये कि जो पर्सन है उसे खुद के बारे में पता होता है, अपने बारे में उसे जानकारी होती है, उसे अपने स्ट्रेंथ के बारे में, अपनी वीकनेसेस के बारे में, इसके अलावा अपना क्या बाउंडेशन है, इन सारी चीजों के बारे में उसे पता होता है। उन्हें पता होता है कि यहाँ तक हमारा लिमिट है, इसी के बीच हमको क्या करना है? काम करना है। उसे इस बात का पता होता है कि हमारे अंदर क्या कमजोरियां हैं, क्या क्या कमियां हैं, और क्या हमारे अंदर है जो सबसे ज्यादा हमें स्ट्रेंथ देता है। टोटल ओवरऑल कहें अगर इतना, तो इस एक व्यक्ति को जो है अपने बारे में अच्छे से पता होता है, जिसके कारण वो उस चीज को देखते हुए, उस चीज को समझते हुए, उसी के रिस्पॉन्स में क्या करता है? बिहेवियर शो करता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है? वो काम करता है। अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस को देखते हुए वो क्या करता है? काम करता है। तीसरा है इमोशनल स्टेबिलिटी, मानसिक स्थिरता। ठीक है, इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि व्यक्ति का जो इमोशन है वो मेंटली हेल्दी पर्सन में आप देखोगे कि वो थोड़ा स्टेबल पाया जाता है, उसमें थोड़ी स्थिरता पाई जाती है। ठीक, वो छोटी सी खुशी में बहुत ज्यादा बढ़ाते नहीं है, और अगर छोटा सा कुछ बुरा इवेंट हो गया लाइफ में, सैड इवेंट हो गया, तो उसमें वो बहुत ज्यादा परेशान भी नहीं होते हैं। आप नॉर्मल लोगों में या ऐसे लोगों को आप देखा होगा आपने, जिनमें होता है क्या, थोड़ा सा कुछ अच्छा हो गया जिंदगी में, वो क्या हो गया? बहुत ही ज्यादा खुशी से पागल हो गए। ठीक है, वो मेनिया के पेशेंट बन गए। ये मेनिया डिप्रेशन क्या होता है, इसको हम इसी चैप्टर में थोड़ा आगे पढ़ेंगे।
तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हाइपर एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश है, एकदम सबको बता रहे हैं अरे ये हो गया वो हो गया, बहुत छोटी सी खुशी में। तो लेकिन वहीं पे थोड़ा सा एक छोटा सा सैड वाला इवेंट हो गया लाइफ में, तो अब वो इंसान क्या चला जाएगा, डिप्रेशन में ही चला जाएगा। मतलब आप देखिए इमोशन उनका कितना जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, थोड़ी सी खुशी उसको बहुत ऊपर लेके चली गई, और थोड़ा सा जो अगर पेनफुल सिचुएशन आया लाइफ में तो उसको पूरा डाउन लेके चला गया। तो मेंटली हेल्दी पर्सन में जो होता है ऐसा नहीं होता, उसमें इमोशनल स्टेबिलिटी पाई जाती है। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपना काम करते हैं, अपने इमोशन को शो करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रेजेंट रहता है एक मेंटली हेल्दी पर्सन में। सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रेजेंट होने से क्या होता है कि वो जो व्यक्ति होता है वो खुद के ऊपर यकीन करता है, और उसके साथ साथ जो होता है वो अपने लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी स्ट्रगल आ रहा है, उसको वो फेस करते हुए, उन चैलेंजेस का सामना करते हुए वो अपने लाइफ में क्या करता है, विद द कॉन्फिडेंस वो आगे बढ़ता चला जाता है। एक जो व्यक्ति होता है मेंटली हेल्दी, उनका जो लाइफ होता है वो किस तरीके का होता है, बहुत ही नियमित होता है, बहुत ही ज्यादा रेगुलर होता है। रेगुलर कहने का मतलब ये है कि उनका जो डेली रूटीन होता है वो बहुत ज्यादा रेगुलर होता है, सुबह से शाम तक का जो रूटीन है वो बहुत एक रेगुलर वे में अरेंज होता है। ठीक है, वो जो होता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, वो छोटी छोटी चीजों में आप उसका डे टू डे का लाइफ का भी अगर रूटीन देखेंगे तो वो छोटी छोटी चीजों में बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, छोटी छोटी चीजों में बहुत ज्यादा उलझ नहीं रहा है, जैसे कि क्या खाना है, क्या पहनना है, कौन सा स्लीपर लेना है, कौन सा शर्ट लेना, ये सारी चीजों में वो बहुत ज्यादा उलझता नहीं है। उनका लाइफ क्या होता है, बहुत ही ज्यादा रेगुलर लाइफ होता है। वहीं पे एक मेंटली रूप से अगर अनहेल्दी पर्सन है तो उनका जो लाइफ होता है वो रेगुलर नहीं होता। वो क्या करते हैं, उनका आप रूटीन देखोगे तो उसमें बहुत सारी आपको कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ क्या होता है कि वो छोटी छोटी चीजों में जो है बहुत ही ज्यादा उलझ जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर किसी पार्टी या फिर किसी शादी का इन्विटेशन है और वहां किसी भी व्यक्ति को जाना है, तो अगर उनको ड्रेस सेलेक्ट करना है कि हमको कौन से कपड़े पहन के शादी या पार्टी में जाना है, तो एक मेंटली रूप से अगर हेल्दी पर्सन वहां पे होगा तो उनको ये छोटा डिसीजन है उनके लिए, ये कौन सा बड़ा बात है कि आपको कौन किस तरीके के ड्रेस पहन के जाने हैं। वो तो ड्रेस लेगा और फिर पहन के चला जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट नहीं करेगा और बहुत ज्यादा इसमें उलझेगा नहीं। लेकिन वहीं पे अगर मेंटली रूप से अनहेल्दी पर्सन है, वो क्या करेगा, इस ड्रेस को लेके घंटों या फिर 2-4 घंटे या एक दिन पूरी तरीके से सोचते ही रह जाएगा, पूरा उलझन में फंस जाएगा कि हम क्या पहने, ये पहने वो पहने, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। तो मेंटली रूप से हेल्दी पर्सन में ऐसा नहीं होता, बहुत ज्यादा उनके लाइफ के रूटीन में उलझन या कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। ठीक है, वहीं पे मेंटली इल पेशेंट में आपको ये जो मानसिक रूप से अनहेल्दी पर्सन है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक, छठा है सिलेक्शन ऑफ लाइफ गोल। मेंटली रूप से जो हेल्दी पर्सन है उसमें उनके लाइफ में जो होता है ना, एक फिक्स गोल होता है, वो एक लाइफ में अपना एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसको वो सेलेक्ट करते हैं और उसी के लिए उसकी ओर बढ़ते हुए उसी की तरफ जो है वो मेहनत करते चले जाते हैं, चैलेंजेस फेस करते चले जाते हैं, उस गोल की अचीवमेंट के लिए वो क्या करते हैं, काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में, सिलेक्शन ऑफ लाइफ। सातवां है सेक्सुअल मैच्योरिटी। कहने का मतलब ये है कि एक मेंटली रूप से जो हेल्दी पर्सन होगा उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आपको देखने को मिलेगी। मतलब जो व्यक्ति है वो समाज के, जो सोसाइटी के रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करेगा, उन सब को वो फॉलो करते हुए, उन सब का पालन करते हुए ही वो अपने सेक्सुअल डिजायर को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेगा। लेकिन वहीं पे अगर एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति है, मेंटली अनहेल्दी पर्सन है, तो वो क्या करेगा, वो सोसाइटी के जो भी नियम कानून बने हुए हैं सेक्सुअल डिजायर को सेटिस्फाइड करने के लिए, वो बिल्कुल उसकी परवाह नहीं करेगा, उस नियम कानून को तोड़ता हुआ, उसका उल्लंघन करता हुआ, उसको कुछ ना समझता हुआ वो उसके अगेंस्ट जाके क्या करेगा, अपने सेक्सुअल डिजायर को जो है वो सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेगा। तो मेंटली हेल्दी पर्सन में क्या पाई जाती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी। वो सोसाइटी में जो रहते हैं उस अकॉर्डिंग जो भी रीति रिवाज, नियम कानून, कल्चर है उनके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपने सेक्सुअल डिजायर को सेटिस्फाइड करते हैं। फैक्ट्री टेंडेंसी, अगर मेंटली रूप से जो हेल्दी पर्सन है उसमें संतोष की भावना पाई जाती है, उसमें सेटिस्फैक्ट्री टेंडेंसी पाई जाती है। कहने का मतलब ये हो गया कि उसकी जिंदगी में जो भी फैमिली, पैसा, जॉब, बिजनेस या जो भी सोसाइटी में उसका स्टेटस है उससे वो क्या रहते हैं, बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं या फिर जिस लेवल पे उसी लेवल पे स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं, उससे ऊपर के बारे में सोचते नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपने लाइफ में निरंतर, मतलब वो अपने लाइफ में जो है प्रयास करते रहते हैं
अपनी जिंदगी में जिस लेवल पे वो उनसे आगे बढ़ने की। लेकिन इसके साथ साथ अगर वो उस जगह पे फेल हो जाते हैं या उसे वो नहीं मिल पाता है तो उसका जो है उस पर बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, वो बहुत ही ज्यादा उस कंडीशन में बहुत ही ज्यादा हताश, निराश, परेशान नहीं होते। ठीक है, लेकिन वो किस तरीके की लाइफ जीते हैं? सेटिस्फाई वाली लाइफ। उसको जो भी है उसके पास वो उससे क्या रहते हैं? सेटिस्फाइड रहते हैं। ठीक है, लेकिन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश वो लोग भी लगातार करते रहते हैं। 9 है आपका एब्सेंस ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, इसका मतलब होता है अतिशयता का अभाव। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति मेंटली रूप से हेल्दी होगा, जो व्यक्ति है उसका सोसाइटी में जो लेवल है, वो जहाँ पे जॉब कर रहा है उनका वहां पे जो लेवल है, या कहीं पे बिजनेस कर रहा है वहां पे जो लेवल है, वो उस लेवल के अकॉर्डिंग ही, वो उस स्टेटस के अकॉर्डिंग ही रिस्पेक्ट पाने की सोचता है। ठीक है, अगर आप उनको उनके लेवल से ज्यादा रिस्पेक्ट दोगे या बढ़ा चढ़ा कर आप बोलने की कोशिश करोगे तो उस इंसान को क्या होता है, ये सारी चीजें पसंद नहीं होती। उनका जो स्टेटस है, उनका जो लेवल है, उसके अकॉर्डिंग ही, उसके इतना ही उसको मान सम्मान, रिस्पेक्ट, प्यार उतना ही चाहिए। उससे ज्यादा ना तो वो उसकी इच्छा रखता है कि हाँ हमको इससे हमारा जो लेवल है, स्टेटस है सोसाइटी में या हमारे मतलब कंपनी में, उससे ज्यादा हमको मिले, और ना ही ये क्या करता है किसी इंसान को इस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर वो रिस्पेक्ट या फिर देने की कोशिश करता है। जो है जिस लेवल में है उसी के अकॉर्डिंग उसको मिले, ये वो सोचता है। अगर उससे ज्यादा ना तो वो लेना पसंद करता है, ना वो किसी को देना पसंद करता है। अगर सोसाइटी में उनका ये स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग उसको इतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, तो उतना ही उनके लिए ठीक है और उतने में वो क्या है, सेटिस्फाइड है। उससे ज्यादा वो एक्सपेक्ट नहीं करता सोसाइटी से कि हाँ मेरा लेवल ये है और सोसाइटी हमको क्या करे, इससे बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हमको रिस्पेक्ट दे। और ना ही वो किसी अदर इंसान के साथ ऐसा करता है, ना ही उसको वो किसी अदर इंसान को बढ़ा चढ़ा के वो क्या करता है, उसमें बोलता है। ये सारा क्या है, मेंटली रूप से हेल्दी पर्सन के गुण हो गए। ये सारी चीजें एक मेंटली रूप से हेल्दी पर्सन में आपको देखने को मिलेगी। मेंटली रूप से अनहेल्दी पर्सन का अगर गुण लिखने के लिए आएगा, कैरेक्टरिस्टिक या उसकी विशेषता लिखने के लिए आएगी, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन सारी चीजों को जो हमने अभी पॉइंट के अंदर सुना है उसको हम क्या कर सकते हैं, अपोजिट कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहीं पे क्वेश्चन आ गया कि आप जो है कैरेक्टरिस्टिक लिखिए लेकिन मेंटली अनहेल्दी पर्सन का या मेंटली इनप्रेजेंट का, तो आप क्या करोगे, जैसे लिखिए फर्स्ट में एडजस्टेबिलिटी। तो हमने क्या जाना कि मेंटली रूप से हेल्दी पर्सन में एडजस्ट करने की क्षमता होती है, वही आप इसको बिल्कुल अपोजिट कर देना कि मेंटली रूप से जो इल पेशेंट होगा या मेंटली अनहेल्दी पेशेंट होगा उसमें जो है एडजस्टेबिलिटी नहीं पाई जाएगी, उसमें सेल्फ इवोल्यूशन नहीं प्रेजेंट होगा, उसमें इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं पाई जाएगी, उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं पाई जाएगी, उनका लाइफ जो है वो रेगुलर नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो मैंने मेंटली हेल्दी पर्सन में लिखाया है, इन सब को जो है अपोजिट करके लिख देना है। ये नहीं प्रेजेंट होगा, नहीं होगा किसमें, मेंटली अनहेल्दी पर्सन का अगर कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम में पूछा गया तो उस वक्त के लिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी चैप्टर के अंदर, मेंटल इलनेस। हमने जाना मेंटल हेल्थ, ठीक है, उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट के बारे में जाना, एक मेंटली हेल्दी पर्सन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको हमने जाना। अब हम जानते हैं मेंटल इलनेस क्या है, मानसिक अस्वस्थता क्या है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति, अगर किसी इंसान के आसपास का जो इन्वायरमेंट है, जो सिचुएशन है, फैमिली, फ्रेंड, इन सब के साथ वो क्या कर पा रहा है, एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, उसको एडजस्ट करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे कि वो व्यक्ति जो है मेंटली रूप से अनहेल्दी पर्सन है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने आसपास जो भी चीजें हैं उनको लेके उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका जो दायित्व है, उसको वो सही तरीके से निभा नहीं पा रहा। खुद के प्रति भी जो दायित्व है या अदर लोगों के प्रति भी जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी या दायित्व है, उसको वो सही तरीके से निभाने में सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो उनको भी हम क्या बोलेंगे, मेंटल इलनेस बोलेंगे या मेंटली अनहेल्दी पर्सन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब आगे बोला है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली अनहेल्दी पर्सन। अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक किसका पढ़ा, मेंटली हेल्दी पर्सन का। अनहेल्दी में हम क्या करेंगे, उनको बस अपोजिट करके लिखना है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पूछा तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इस तरीके से इसको
डिफाइन कर सकते हैं कि एक मेंटली अनहेल्दी पर्सन है तो उसमें क्या होगा, एडजस्ट करने की क्षमता नहीं पाई जाएगी, एडजस्टेबिलिटी क्या होगी, अब्सेंट होगी। मेंटली अनहेल्दी पर्सन जो है वो अपोजिट सिचुएशन में क्या करेगा, एडजस्ट नहीं कर पाएगा, वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाएगा और फिर वो साइड हट जाएगा, फिर मतलब प्रॉब्लम से बिल्कुल साइड हट जाएगा। इसके अलावा जो है उनमें सेल्फ इवोल्यूशन की क्षमता नहीं पाई जाएगी, उन्हें खुद के बारे में कुछ जानकारी नहीं होगा कि उनका वीकनेस क्या है, उनका स्ट्रेंथ क्या है, उनको कुछ नहीं पता। इसके अलावा ये लोग जो है वो दूसरे से जो है ईर्ष्या की भावना रखेंगे, जेलसी, हेट, ये सारा इमोशन उनमें प्रेजेंट होगा। इसके अलावा जो मेंटली अनहेल्दी पर्सन होते हैं वो अपनी सिचुएशन के लिए, उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेना पसंद नहीं करते, बल्कि वो दूसरे पे थोप देते हैं कि इसकी वजह से मेरी जिंदगी में ऐसा हो रहा है या उसकी वजह से मेरी जिंदगी में ऐसा हो रहा है। ये सारी जो चीजें इनका कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा इनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं होगी, इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, इनमें इमोशनल स्टेबिलिटी प्रेजेंट नहीं होगी, इनके लाइफ में एक फिक्स गोल नहीं होगा, इनका रेगुलर लाइफ नहीं होगा। इन सारी चीजें जो अगर प्रेजेंट है तो उनको हम क्या बोलेंगे, वो इंसान क्या है, मेंटली रूप से अनहेल्दी पर्सन है। इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे इतनी सारी चीजें बताई है आपको एक मेंटली अनहेल्दी पर्सन के बारे में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही इंसान में ये सारी चीजें प्रेजेंट हो तभी आप उसको अनहेल्दी बोलोगे। 2, 4, 5 सिम्टम भी अगर किसी में मैच कर रहा है तो भी उस इंसान को अनहेल्दी ही कंसीडर किया जाएगा। तो ये आप समझ गए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है काउज ऑफ मेंटल इलनेस। मानसिक जो बीमारी होती है उसका क्या क्या कारण हो सकता है, इसको हम एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला बताया गया है अनफेवरेबल एनवायरनमेंट। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस हुआ था जब बिहेवियर और नेचर के बारे में मैंने बताया था, उस वक्त भी वहां पे मैंने इस बात को डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पे बहुत शॉर्ट तरीके से हम जाएंगे क्योंकि अनफेवरेबल एनवायरनमेंट मतलब अपोजिट एनवायरनमेंट जो होता है, प्रतिकूल परिस्थिति जो होती है वो हमारे मेंटल हेल्थ पे क्या करती है, बुरा इम्पैक्ट डालती है। अगर मान लीजिए कोई इंसान है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट जो है बहुत ही गलत टाइप के लोगों से भरा हुआ है, मतलब जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है उसके आसपास जो लोग हैं, उसके दोस्त हैं या फिर फैमिली में ही है, वो लोग ड्रग एडिक्टेड है, स्मोकिंग ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, ठीक है, स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, इसके अलावा गैम्बलिंग है, ये सारी एक्टिविटी अगर उस इंसान के आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें चल रही है तो इनसे क्या होगा, उस इंसान के ऊपर जो है एक व्यक्ति के मेंटल हेल्थ के ऊपर जो है इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। वहीं पे अगर कोई व्यक्ति है उसके आसपास में एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है, ठीक है, लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, जो सही चीजें हैं इन सारी चीजों को की जा रही है, सही एक्टिविटी परफॉर्म कराया जा रहा है, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो इन्वायरमेंट जो होता है वो एक तरीके से बेहतर क्रिएट हुआ तो वो मेंटल इलनेस काउज नहीं करेगा। बच्चा है, जैसे मान लीजिए अगर उसके घर में किसी तरीके की कुछ दिक्कत है, मान लीजिए लोग हैं जो एडिक्टेड है, ड्रग ले रहे हैं, स्मोकिंग अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, इसके अलावा घर में जो है बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहुत ही वायलेंस है, क्राइम है, इस तरीके की चीजें अगर उसके आसपास है होगा कि उसके मेंटल हेल्थ पे क्या होगा, उसका बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मेंटल इलनेस का सबसे पहला कारण आपको बताया गया है अनफेवरेबल इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्यावरण। हमारे आसपास जो भी चीजें प्रेजेंट है जिससे हम चारों बगल से घिरे हुए हैं, जो हमें घेर के रखी हुई है, चाहे कुछ भी चीजें हो, वो क्या है, सब हमारा इन्वायरमेंट है। तो अगर वो अनफेवरेबल हुआ, ठीक है, प्रतिकूल हुआ, तो वो हमारे मेंटल हेल्थ पे क्या करेगा, बुरा इफेक्ट डालेगा और मेंटल इलनेस वो काउज कर सकता है। दूसरा है फिजिकल इलनेस। अगर कोई व्यक्ति, हमने जो चैप्टर है बॉडी माइंड रिलेशनशिप में ये जाना है कि हमारा जो बॉडी और माइंड है वो आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। अगर बॉडी के लेवल पे कुछ होगा तो उसका इम्पैक्ट हमारे माइंड पे देखने को मिलेगा, अगर माइंड के लेवल पे कुछ होगा तो उसका इफेक्ट जो है हमारे बॉडी पे देखने को मिलता है। तो ठीक उसी तरह ये जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है फिजिकल इलनेस। अगर कोई व्यक्ति फिजिकली रूप से बीमार है, ठीक है, बहुत लंबे समय से बीमार है, उसका जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है, इसके अलावा वो इतना सारा इंजेक्शन ले रहा है या मेडिसिन खा रहा है तो उसका भी अपना साइड इफेक्ट होता है,
इन सब के कारण क्या है कि अगर व्यक्ति के साथ ये सारा सिलसिला जो है, सारी चीजें जो है बहुत लंबे समय से चल रही है, उनकी बीमारी बहुत क्रॉनिक हुई बीमारी हो गई है जो जल्दी ठीक नहीं होगी, लंबा टाइम लेगी ठीक होने में, या फिर लाइफ टाइम वो प्रेजेंट रहे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, व्यक्ति का फिजिकल इलनेस तो है ही, वो फिजिकली रूप से तो बीमार है ही, लेकिन इसके साथ साथ इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, उसके मेंटल हेल्थ पे पड़ेगा। जैसा कि हमने उस चैप्टर में जाना था बॉडी माइंड रिलेशनशिप में, अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार होता है तो हो सकता है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाए, एंजाइटी हो जाए, उसमें फोबिया हो जाए। तो फिजिकल इलनेस जो है अगर लंबे समय की रही, क्रॉनिक रही, तो वो क्या कर सकती है, मेंटल इलनेस का कारण भी बन सकती है। तीसरा है हमारा हेरिडिटी। हेरिडिटी कहने का मतलब है अनुवांशिक। अगर किसी के फैमिली में उसके माता पिता, दादा दादी, इन लोगों को अगर मेंटल इलनेस प्रेजेंट है, वो मानसिक रूप से बीमार है, तो हो सकता है कि उनके जो बच्चे होंगे उनमें भी क्या हो, मेंटल इलनेस प्रेजेंट हो। तो तीसरा क्या है, हेरिडिटी, अनुवांशिक। चौथा है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। क्रोमोसोम जो होता है, हम लोगों ने बायोलॉजी के क्लास में ये बात पढ़ा होगा 12th में 11th में, कि क्रोमोसोम जो होता है वो उसकी संख्या कितनी होती है, 46 होती है। नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है, 46 होता है। होते हैं ना 22 प्लस XX और 22 प्लस XY, मतलब जो 22 होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, और वो जो XY होता है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जो एक पेयर होते हैं, मतलब 23 पेयर टोटल 46। तो क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो 46 होती है। लेकिन क्या है कि इसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाए, अगर इसके नंबर में क्या आ जाए, एबनॉर्मेलिटी आ जाए, इसमें नंबर में कुछ चेंजेस आ जाए, तो वो भी क्या कर सकता है, मेंटल इलनेस काउज कर सकता है। तो इनमें एबनॉर्मेलिटी के दो आपको सिंड्रोम बताए गए, एक है डाउन सिंड्रोम, दूसरा है टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या है वो 46 है, जो नॉर्मल है, उससे बढ़ के क्या हो जाती है, 47 हो जाती है। वही टर्नर सिंड्रोम में जो संख्या है उससे क्या हो जाती है, एक कम हो जाती है, उसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाता है, 45 हो जाता है। डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हम जैसे पढ़ते हैं 22 जो है वो ऑटोसोम है, प्लस में XY, या फिर 22 प्लस में XX, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या होता है, ऑटोसोम होता है, ठीक है। ये सेम होता है, ये ऑटोसोम होता है, और ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ये जो नंबर है ऑटोसोम में जो होता है एक और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण हम इसको क्या बोले हैं, ट्राइसोमी 21 बोले हैं। मतलब 21 नंबर का जो ऑटोसोम है ना, 21 नंबर का जो ऑटोसोम है, उसमें जो 2 होने चाहिए उसकी जगह पे क्या हो रहा है, एक तीसरा भी ऐड हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, ट्राइसोमी 21, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर इस तरीके के सिंड्रोम किसी बच्चे में प्रेजेंट है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उनको मेंटल इलनेस इन फ्यूचर होने का चांसेस रहता है। ये बच्चा इस तरीके का डाउन सिंड्रोम वाला, टर्नर सिंड्रोम वाला, इसमें मेंटली रिटार्डेशन होने का चांसेस रहता है, मतलब मंद बुद्धि हो सकता है, या फिर एल्जाइमर डिजीज इनको होने का चांस रहता है, आगे चल के डिप्रेशन इनको हो सकता है। तो अगर क्रोमोसोम में कुछ एबनॉर्मेलिटी आए तो उन बच्चों में भी क्या होता है, आगे चल के मेंटल इलनेस होने का चांसेस बढ़ जाता है। अब है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। अगर किसी इंसान के माइंड में जो है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यहाँ पे संघर्ष होता है। अगर कोई इंसान जो है किसी भी दो चीज को लेके उनके माइंड में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है। एक होता है ना जो हम बाहर स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको खाना ही बनाना है, तो उसके लिए सारा इंग्रेडिएंट लाए, बना रहे हैं, फिर उसको जितना अपना टाइम देके उसको अच्छी तरीके से आप बना रहे हैं। मेंटल स्ट्रगल को जो है, अगर मानसिक रूप से आप संघर्ष कर रहे हैं तो उसको मेंटल स्ट्रगल ना कह के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कह दिया गया। यहाँ पे संघर्ष का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर कोई इंसान जो है बहुत ही ज्यादा मेंटली रूप से संघर्ष कर रहा है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, किन्हीं भी दो चीज को लेके बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि हम इसको सेलेक्ट करें, उसको सेलेक्ट करें, बहुत ही ज्यादा संघर्ष चल रहा है अगर किसी इंसान के माइंड में, तो वो भी क्या कर सकता है, मेंटल इलनेस क्या कर सकता है, काउज कर सकता है। कॉन्फ्लिक्ट एक चैप्टर है, इसमें हम उस चैप्टर में जो है हम कॉन्फ्लिक्ट को अच्छी तरीके से जानेंगे। यहाँ बस इतना है, ठीक है। अब है एक्सेसिव स्ट्रेस। स्ट्रेस, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा तनाव ले रहा है, क्योंकि हमने जाना कि इंसान की जो लाइफ है वो इस तरीके से हो गई है, हर तरफ कंपटीशन, अनसेटिस्फैक्शन, बिजी लाइफ शेड्यूल, इसके अलावा फिजिकल इलनेस भी बहुत ज्यादा ही देखने को मिल रहा है आजकल के लोगों में। तो इन सभी कारण से क्या हो रहा है कि वो इंसान अगर स्ट्रेस लेता है, या इसके अलावा भी कुछ कारण से बहुत ही ज्यादा वो इंसान लगातार स्ट्रेस में रह रहा है, तो वो भी क्या कर सकता है, मेंटल इलनेस को काउज कर सकता है।
सातवां है वेरियस ऑर्गेनिक काउज। ठीक है, ऑर्गेनिक काउज कहने का मतलब है कि ऑर्गन से रिलेटेड, सिंपल समझ लीजिए, हमारे ब्रेन से रिलेटेड क्या कोई ऐसे कारण है जो मेंटल इलनेस काउज कर सकते हैं? तो हाँ है। जैसे अगर किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो उसको चोट लग गया, उसके अंदर जो है कुछ न्यूरॉन्स डैमेज हो गए, ब्रेन का कुछ पार्ट जो है डेड हो गया, डैमेज हो गया, इसके कारण क्या होगा कि उस इंसान में मेंटल इलनेस काउज हो सकता है। तो ऑर्गेनिक कारण में क्या है? ट्रॉमा है। ट्रॉमा का मतलब चोट लग जाना या एक्सीडेंट हो गया किसी इंसान का। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के ब्रेन में ट्यूमर है, उससे भी वो इम्पैक्ट कर सकता है उसके मेंटल हेल्थ को। इसके अलावा विटामिन डिफिशियंसी, विटामिन B1 जो होता है वो हमारे न्यूरॉन सेल के लिए, विटामिन B12, विटामिन B6, ये सारा जो विटामिन होता है, इसके अलावा कुछ मिनरल, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब भी क्या करते हैं? उनको हेल्दी बनाए रखने के लिए मदद करते हैं हमारे ब्रेन को, हमारे न्यूरॉन सेल को। अगर कोई इंसान में विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी पाई जाती है तो वो भी इंसान क्या हो सकता है? मेंटली रूप से इल हो सकता है, उसमें चांसेस हो सकता है। फिर है हाइपोक्सिया और हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोक्सिया एक ऐसा कंडीशन है जब जो होता है कि हमारे सेल या टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। वो कंडीशन क्या कहलाती है? हाइपोक्सिया कहलाती है। अगर किसी कारण से हमारे ब्रेन में जो है, जो सेल टिश्यू है, उनको ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया, ठीक है, तो क्या हुआ कि हमारा ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जिनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन, मान लीजिए ग्लूकोज का, ठीक है, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। अगर कोई ऑर्गन ही नहीं पहुंचा उसके पास तो चलिए थोड़ा देर तक वो झेल सकता है क्योंकि उसके पास स्टोरेज रहता है, लेकिन हमारे ब्रेन के पास स्टोरेज नहीं रहता है ग्लूकोज का, तो उसको कंटिन्यूअस वे में जो है उसको ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहुंचते रहना चाहिए, तभी वो अच्छी तरीके से फंक्शन कर पाएगा। जैसे ही ग्लूकोज या और ऑक्सीजन का सप्लाई ब्रेन के पास बंद हुआ तो वो क्या करेगा? ब्रेन का जो सेल है, वो जो पार्ट है जिस पार्ट में वो सप्लाई ग्लूकोज और ऑक्सीजन का बंद हो गया है, वो पार्ट क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, वो पार्ट क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। तो इस कंडीशन को, अगर ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हुआ जिसके कारण अगर डैमेजिंग हुआ सेल या टिश्यू में, तो उसको हाइपोक्सिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? ग्लूकोज का लेवल अगर हमारे बॉडी में, ग्लूकोज का लेवल अगर हमारे ब्लड में कम हो जाता है, जिससे हमारे ब्रेन को अच्छे तरीके से ग्लूकोज नहीं मिलता है, तो ब्रेन के सेल टिश्यू क्या होने लगते हैं? डेड होने लगते हैं। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शन, देखिए इसमें जो चीजें दी हुई है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सारी चीजें एग्जैक्ट जो है हमें मेंटल इलनेस काउज कर ही देगी, नहीं, चांसेस बढ़ जाता है। चांसेस है कि अगर कोई व्यक्ति हाइपोग्लाइसीमिया का है, हाइपोक्सिया का है, विटामिन डिफिशियंसी का है, ट्रॉमा हो तो जरूरी है, सर में लगी हर एक छोटी सी भी चोट जो है मेंटली रूप से इली बना दे पेशेंट को, ऐसा बात नहीं है। तो ये चीजें जो है ये ऐसा कह रहा है कि चांसेस होता है इन लोगों को क्या होने का? मेंटली रूप से इल होने का, लेकिन ये एग्जैक्ट कारण नहीं बता रहा है कि इनकी वजह से होगा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा। अब है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है? आइटिस किसी भी वर्ड के लास्ट में लगा होता है, इसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन, ठीक है, इन्फ्लामेशन। मेनिंजीज जो होता है हमारा ब्रेन को जो है 3 लेयर कवर करके रखता है, ड्यूरा मैटर, काया मैटर, अरेक्नोइड मैटर। ये एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो हमारे ब्रेन को जो है स्ट्रक्चर को कवर करके रखता है। अगर उस लेयर में इन्फ्लामेशन हो गया उसको हम क्या बोलेंगे? मेनिंजाइटिस बोलेंगे। तो मेनिंजाइटिस के भी कारण अगर वो एक इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन जो है बहुत लंबे समय तक रहा तो वो सेरिब्रल एडिमा काउज कर सकता है, जिसके कारण ब्रेन का जो अंदर का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा और वो हमारे जो ब्रेन के अंदर का स्ट्रक्चर है उस पर वो इम्पैक्ट करेगा, उस पर वो प्रेशर डालेगा, जिससे वो क्या हो सकता है? उसमें डैमेजिंग होने की चांसेस रहती है और मेंटल इलनेस वो काउज कर सकता है। ठीक, तो ये सारी चीजें। इसके अलावा क्या है? हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस जो होता है ना, एक बच्चे का अगर जन्म हुआ, आप देखोगे बच्चे का सिर का जो आकार होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर एक बच्चा जन्म लिया, मान लीजिए यूनिट है, उसका जन्म हुआ, तो उसका जन्म के बाद 24 घंटे के बाद हम क्या करते हैं? उसका हेड का सर्कमफेरेंस मेजर करते हैं। जब हेड का सर्कमफेरेंस मेजर करते हैं तो वो 33 से 35 सेंटीमीटर आता है। ठीक, तो ये इसको क्या माना जाता है? नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर किसी बच्चे का बहुत ज्यादा हेड सर्कमफेरेंस है, 40 है, 45 चला गया, इतना क्रॉस कर गया, तो हम क्या बोलेंगे? इनका जो सर का आकार है, इनका जो हेड का सर्कमफेरेंस है वो एक नॉर्मल की तुलना में क्या है? बहुत ज्यादा है। इनका कारण होता है हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे के जो ब्रेन है उसके अंदर क्या हो जाता है? CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है, उनका एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? ब्रेन का जो साइज है, आकार है, वो क्या हो जाता है?
बड़ा हो जाता है। तो इस कारण से क्या होगा कि अगर CSF बहुत ज्यादा है, ब्रेन का आकार बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया, तो CSF अंदर में क्या करेगा, ब्रेन के जो अदर स्ट्रक्चर है उसको वो क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, जिसके कारण उस पे ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई रुकेगा, वो सेल क्या हो सकता है, वहां का डैमेज हो सकता है। सारे ऑर्गेनिक कारण है जिनके कारण क्या हो रहा है कि मेंटल इलनेस होने का चांसेस रहता है बच्चों में या फिर इन लोगों में जिनमें ये सारी चीजें प्रेजेंट है। नेक्स्ट है सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन। फ्राइड जो है, जिनके बारे में हम लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ा है, सिगमंड फ्राइड, उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर कोई इंसान जो है उनका जो सेक्सुअल डिजायर है वो टाइम के अकॉर्डिंग पूरा नहीं होता है, अगर वो फुलफिल नहीं होता है, अगर वो सेक्सुअल डिजायर सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो इंसान में क्या हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उनको मेंटल इलनेस काउज हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन भी एक चैप्टर है, इसको भी हम पढ़ेंगे। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है कुंठा। जैसे इसको हम समझाते हैं कि मान लेते हैं क्या कि अगर आपने कोई गोल डिसाइड किया या फिर आपको कहीं जाना है, ठीक है, आपने एकदम टाइम फिक्स कर लिया, इतने बजे हमको जाना है, लेकिन रास्ते में किसी तरीके का कोई रुकावट आ गया जिसके कारण आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए, उस वक्त क्या होता है, इंसान में फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होता है। उस वक्त जो होता है इंसान को फ्रस्ट्रेशन होता है, जब रास्ते में रुकावट आ जाता है ना, किसी चीज को पाना है आपको और बीच में क्या आ गया, एक रुकावट आ गया, तो उससे क्या होता है, इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, उसमें फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। फ्रस्ट्रेशन क्या कर सकता है, इंसान को मेंटली रूप से इल बना सकता है। फिर नौवां है रिप्रेस्ड फीलिंग। अगर कोई इंसान अपनी फीलिंग को बहुत ही ज्यादा रिप्रेस करते जा रहा है, बहुत ही ज्यादा उसको दबाते जा रहा है, दबाते जा रहा है, देखिए हम लोग ऐसा जानते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमने जाना कि व्यक्ति जो है जिस भी चीज को, चाहे वो फीलिंग हो, उसका कोई एक्टिविटी हो, जिसको वो याद नहीं करना चाहता या जिसको वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहता, वो उसको भूल जाना चाहता है, वो उसको किसमें डाल देता है, जाके अनकॉन्शियस माइंड में। ठीक, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में डालने का किसी भी चीज को ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो वहां पे जाके मर गई, वहां पे जाके वो खत्म हो गई, वहां पे जाके उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया, वो डेथ कर गई, ऐसा नहीं है। हमने पढ़ा था अनकॉन्शियस माइंड के कैरेक्टरिस्टिक में कि अनकॉन्शियस माइंड में जो भी चीजें हम रिप्रेस कर देते हैं वो चीजें क्या होती है, अपना फॉर्म चेंज करके, उसी फॉर्म में नहीं जिस फॉर्म में हमने उसे अनकॉन्शियस माइंड में डाला है, अपना फॉर्म चेंज करके, अपना फॉर्म कन्वर्ट करके वो कॉन्शियस माइंड में आती है और वो क्या करती है, फिर से उस चीज को सेटिस्फाइड करने के ऊपर जोर डालती है, प्रेशर डालती है। तो इंसान अपनी फीलिंग को बार बार रिप्रेस कर रहा है, तो वो फीलिंग क्या करेगा, वो रिप्रेस हो गया मतलब खत्म नहीं हो गया, वो बिल्कुल जड़ से खत्म, डेथ नहीं हो गया, वो क्या करेगा, अपना फॉर्म चेंज करेगा, कन्वर्ट होगा किसी और चीज में और फिर तो वो उसके कॉन्शियस माइंड में आएगा और फिर तो उस इंसान के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, वो डिमांड करेगा कि हमें पूरा करो, वो फीलिंग क्या करेगा, सेटिस्फाइड होना चाहेगा। ठीक, तो अगर इंसान नहीं करेगा, उसको फिर से वो रिप्रेस करेगा, तो ऐसा करते करते क्या हो जाएगा, उनको मेंटली रूप से जो है उस पर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, वो मेंटल इलनेस काउज कर सकता है। इसके अलावा और भी है कि अगर कोई इंसान है, उसके लाइफ में कोई बहुत ज्यादा एक दर्दनाक या पेनफुल इवेंट हो गया, जैसे कि उनके किसी रिलेटिव फैमिली मेंबर का डेथ हो गया या फिर बच्चा है छोटा, उसके मदर फादर दोनों का डेथ हो गया, तो इस सिचुएशन में क्या है कि ये सारी चीजें भी उनके मेंटल हेल्थ पे क्या करती है, बुरा इम्पैक्ट डालती है, बुरा प्रभाव डालती है। 10वां है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इंफीरियर डाउन, सुपीरियर ऊपर, इसे समझ लीजिए। आपको इंफीरियर मान रहा है बार बार, तो क्या होगा कि उससे भी उसका मेंटल हेल्थ पे क्या पड़ेगा, बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और ये सारी चीजें उसको मेंटली इल बना सकती है। ये जो है हमने पढ़ा मेंटल इलनेस का काउज, ये सारी चीजें क्या है, कारण है एक मेंटल इलनेस के लिए, ये सारी चीजें क्या हो सकती है, कारण के रूप में आप इसे याद कर सकते हैं मेंटल इलनेस का। ठीक है, ये समझ में आ गया।